हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और ये क्लास 9 से हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 हर जगह ये चैप्टर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमें इसमें पूरी एटम के अंदर के बारे में जानकारी मिलती है। और जो जैसा कि हम जानते हैं कि एटम किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, और हमारे चारों तरफ सब कुछ मैटर है। जो भी चीज़ जगह घेरे और उसका कुछ अपना वजन हो, वो मैटर कहलाता है। तो आइए हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। लेकिन हम इसको आज पूरा टॉपिक नहीं कवर करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, बाकी हम इसके पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक कहानी की तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली ये शुरुआत में तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन आगे चलकर ये मैथमेटिकल चैप्टर बन जाता है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए बहुत से लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और कहानी के तरह से बिल्कुल ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं हम लोग एटम। ये जो एटम है, एटम जैसा कि आप लोग जानते हैं मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है हम लोग एटम कहते हैं। एटम नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जब इसके एटम के बारे में डिस्कवरी की, तो उनका ये मानना था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी एटम के और टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। यानी उनका पहला पॉइंट था कि एटम इज इनडिविजिबल, यानी हम लोग एटम के और टुकड़े नहीं कर सकते। उनका दूसरा पॉइंट था कि जो एटम होता है वो ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट in any chemical reaction। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं, ना हम उन्हें बना सकते हैं, ना हम उन्हें बिगाड़ सकते हैं। एटम कैन neither be created nor destroyed। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका सबका साइज, शेप और मास सब सेम होगा। एटम का सबका साइज, शेप और मास सबका सेम होगा, यानी कि एन एलिमेंट having number of atoms that are same in size, shape and mass। ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट बताया कि जो एटम होते हैं वो हर अलग अलग एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके सब के एटम अलग होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कंपोजिशन।
ये बेसिकली मेन 5 पॉइंट थे उनके, उन्होंने और भी पॉइंट दिए थे। उसके बाद जब थोड़ा एडवांस हुआ, यानी कि लोगों की समझ आई, धीरे धीरे लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि इनकी सारी ज्यादातर जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो रही थी। पहले जैसे कि पहली थ्योरी, एटम इज इनडिविजिबल। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग एटम के अंदर कम से कम 100 सब पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 3 जो फंडामेंटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे होते हैं छोटे से छोटे, लेकिन जो 3 फंडामेंटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बारी आई, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद बहुत जब थोड़ा रिसर्च हुई तो देखा गया कि अगर हम लोग एक नाइट्रोजन का एटम लेते हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक ह्यूमन हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, यानी कि उसका चार्ज जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और मास जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब हम उसका बम्बार्डमेंट करते हैं नाइट्रोजन के एलिमेंट पे, तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। उसके बाद इस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये बात सही थी उनकी, ये आज तक सही है कि एटम ही होता है जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए। और कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं सबका सेम साइज, शेप और मास होता है। यह बात आगे गलत साबित हुई जब हुई कार्बन की डिस्कवरी और हाइड्रोजन की डिस्कवरी, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोनल, आइसोइलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कंपोजिशन, हर अलग एलिमेंट के अलग टाइप के एटम होते हैं। ये भी आगे चल के गलत हो गया, क्योंकि कुछ एलिमेंट में ऐसा देखा गया कि 2 एलिमेंट के 2 एटम का वजन सेम आ रहा था और दोनों का साइज भी लगभग बिल्कुल सेम था। तो फिर आगे चलते हैं। आगे फिर कुछ साल बाद एक विलियम क्रूक नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गिलास का ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब लिया, इधर एक साइड कैथोड इलेक्ट्रोड लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, बेसिकली ये माइनस था इसलिए इसको कैथोड नाम दिया गया। इधर राइट साइड इन्होंने एनोड लगाया जो कि पॉजिटिव टर्मिनल का था। फिर इसको इन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, यानी कि एनोड से। ये हाई वोल्टेज बैटरी थी, हाई वोल्ट, जिसका वोल्टेज था 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और यहां पे गैस से इसको भर दिया। पहले गैस को 1 atm पे रखा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर जब इन्होंने ये पूरा सेटअप कर लिया, उसके बाद जब इन्होंने इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा के 0.01 atm कर दिया, तो इन्होंने देखा जो बैटरी थी तो एक करंट पास होने लगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और उसके बाद जब इन्होंने इसको और कम किया तो उन्होंने देखा एक इनविजिबल रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। इसको देखने के लिए इन्होंने बस थोड़ा सा काम किया कि ये जो एनोड था इसको थोड़ा पोरस कर दिया, यानी पोरस मतलब इस पे थोड़ा जाली टाइप का बना दिया कि इससे ये पास हो सके। और यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना दी। तो जब ये रेज इधर से जब इससे पास होती है एनोड से, तो ये जब स्क्रीन में पड़ती तो एक हल्का ग्रीनिश येलो कलर की लाइट दिखती इनको। तब इन्होंने कहा अच्छा, मतलब ये कोई रेज आ रही है
जो कि कैथोड से निकलती है एनोड तरफ जाती है, और जब वो पड़ती है जिंक सल्फाइड पे तो वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है। तो इन्होंने इस रे का नाम रख दिया कैथोड रे। कैथोड रे नाम रख दिया इसका। अब कैथोड रे नाम रख तो दिया इसका, उसके बाद अब उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी जाननी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए उन्होंने एक बीच में एक कोई भी प्लेट मेटल की रख दी। जब उन्होंने एक मेटल की प्लेट बीच में रखी तो उन्होंने देखा कि एक उस जिस मेटल को उन्होंने रखा है उसकी शैडो बन रही है पीछे साइड। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में चलती है। उसके बाद इन्होंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो जब ये नेगेटिव वाली रे जब इधर से गुजरती तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव की तरफ। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये नेगेटिव इन नेचर है। ये नेगेटिव इन नेचर है। उसके बाद कोई भी अगर हैवी मेटल बीच में यहां पे उन्होंने इंसर्ट किए अगर तो ये एक्स रिप्रोड्यूस कर रही थी। तो इसका मतलब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि प्रोड्यूस एक्स रे। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये भैया ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव इन नेचर है, प्रोड्यूस एक्स रे है। जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रखी तो उसने मैग्नेट को भी डिफ्लेक्ट कर दिया। इससे पता चला कि ये मैग्नेटिक नेचर की भी है और ये क्या नाम है पार्टिकल नेचर भी शो करती है और एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी ये शो करती है। तो कैथोड रे की ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद इसकी आगे जॉर्ज जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको और एडवांस किया। जे थॉमसन आए तो जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को देखा। उन्होंने कहा भैया विलियम क्रोक्स की बात तो सब सही है, चलो हम इस पे अपना भी कुछ नाम कमाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसी कैथोड रे के एक छोटे से हिस्से को निकाल दिया। छोटे से हिस्से को उन्होंने निकाला और उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल होता है E-। और इसका चार्ज जो होता है, चार्ज प्रॉपर्टी जो होती है वो नेगेटिव होती है, यानी ये नेगेटिव चार्ज होता है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दुनिया की सबसे कम क्वांटिटी है चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर की जा सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए। और इलेक्ट्रॉन का मास की वो सबसे कम मास है जो कि हम गेन या लॉस करा सकते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया गया कि वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और चार्ज की यूनिट होती है कूलम और इसका मास जो कि बहुत ही ज्यादा कम, समझ लीजिए एक हिसाब से ना के बराबर मास 9.1 इंटू 10⁻31 के किलोग्राम। देख रहे हैं आप, -31 किलोग्राम। इसका वजन मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है। और इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टी वही होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है और इलेक्ट्रॉन भी जब सीधी लाइन में चलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी एक्स रे प्रोड्यूस करते हैं जब कहीं भी हैवी मेटल पे पड़ते हैं। उसके बाद बारी है एनोड रे की।
एक गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे। एक के बाद एक साइंटिस्ट आते गए और सब अपना अपना नाम बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ इसमें उसी एक्सपेरिमेंट में एडवांस्ड होते गए। विलियम क्रूक ने शुरुआत की थी, फिर अब उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते 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 आज जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है वहां तक हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब गोल्डस्टीन आए, उन्होंने कहा कि अगर ये कैथोड रे कैथोड से एनोड तरफ जा रही है तो हो सकता है कि एनोड की तरफ से भी कोई रे निकल रही हो। तो मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में हम बता देते हैं आपको कि कंडीशन सेम रखी, हाई वोल्टेज रखा, लो प्रेशर रखा, टर्मिनल को बदल दिया और यहां एनोड कर दिया और यहां कैथोड रख दिया। ठीक है, फिर जब इसका बहुत ही लो वोल्टेज दिया गया तो हाई वोल्टेज दिया गया लो प्रेशर पे, तो देखा गया एक रे निकल रही है एनोड की तरफ से भी। ये कैथोड वाली तो इधर जा ही रही थी, एनोड की तरफ से भी एक रे निकलने लगी जो कि जिंक सल्फाइड में फिर से ग्रीनिश येलो कलर दे रही है। लेकिन इस बार ये जो इसके पार्टिकल हैं थोड़ा बड़े हैं, उतने पोरस जैसे हम लोगों ने पहले एनोड लगाए थे इसमें काम नहीं चला, तो अब इनको और बड़े बड़े पोर्स वाली लगानी पड़ी जिससे कि ये पास हो सके। तो इन्होंने बताया कि एक रे होती है जो कि एनोड की तरफ से उठ के कैथोड की तरफ भी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एनोड रे। तो इन्होंने डिस्कवर किया एनोड रे को। अब इन्होंने भी कुछ बीच में मेटल की प्लेट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, मैग्नेटिक फील्ड रखी, तो इन्होंने पाया कि ये भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बस इनका नेचर होता है पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव नेचर प्रोड्यूस एक्सरे और डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल और शो पार्टिकल एंड EM नेचर। EM नेचर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो अब इसकी खोज हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल को उठा लिया और उसका नाम दे दिया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन नाम दे दिया। प्रोटॉन का सिंबल होता है P पॉजिटिव। प्रोटॉन का जब इन्होंने नाम दिया तो प्रोटॉन की भी इन्होंने कैरेक्टर बताए कि ये पॉजिटिव होता है, चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, यहां पे लिख देते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये -1.6 × 10⁻⁹ होता है और ये उतना ही होता है, बस ये प्लस चार्ज होता है। और मास जो उसका रहता है वो इलेक्ट्रॉन से कई ज्यादा भारी होता है। मास जो होता है इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि होता है 1837 × इलेक्ट्रॉन। वन प्रोटॉन जो होता है मास में वो एक इलेक्ट्रॉन के 1837 टाइम्स होता है। यानी आप समझ जाइए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फुटबॉल है
तो ये जो प्रोटॉन है इसका वजन पूरे समझ लीजिए ग्राउंड के बराबर होगा, इतना ज्यादा होता है इसका। -27 है और वो -31 है। अब उसके बाद जब ये हो गया, कुछ बहुत साल बाद, लगभग 80-90 साल बाद, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। उन्होंने कहा चलो आज हम एक एटम का वजन करके देखते हैं। उन्होंने जब एटम का वजन किया तो देखा कि एक एटम मान लीजिए 1 ग्राम का था। उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन का वजन था समझ लीजिए 0.3, एक इलेक्ट्रॉन का वजन था 0.3 ग्राम और प्रोटॉन का वजन था 0.6 ग्राम और पूरा जो एटम का वजन था वो आ रहा था 2 ग्राम। अब इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो खाली इसका वजन तो 0.9 ग्राम आ रहा था। उन्होंने कहा बाकी वजन कैसे कहाँ जा रहा है। उन्होंने तरह तरह के लिमिट से रिसर्च की तो लेकिन उनको हर केस में यही दिखा, किसी में बहुत कम वजन का दिखा, किसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, किसी में। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट ज्यादा काम का तो नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो होता है इसका चार्ज तो 0 होता है, चार्ज जो होता है वो 0 होता है, यानी इस पे चार्ज होता ही नहीं है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। लेकिन जो मास होता है वो प्रोटॉन से भी थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे इसका मास जो होता है वो होता है 1.69 इंटू 10 की पावर -27 kg। अभी देखा था आप लोगों ने कि प्रोटॉन का मास कितना है 1.67, तो इसके यानी 0.2 ग्राम किलोग्राम वजन ज्यादा है, बहुत ही कम ज्यादा है। तो लेकिन इसका वजन होता है। तो जब इन्होंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी तो उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू आई कि हाँ भैया अब सही है। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक एटम के जो कि अभी तक माना जा रहा था अनडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। उसके बाद और डिस्कवरीज होती गई और पार्टिकल निकलते गए, लेकिन बेसिकली 3 यही होते हैं फंडामेंटल, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बाद आता है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली कुछ नहीं है, बस सिंपली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और या फिर अगर एटम न्यूट्रल है तो इसको हम लोग इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब उसके बाद मास नंबर। मास नंबर को लोग डिनोट करते हैं ए से। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। अब इसको किसी भी एक एटम को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को हम लोग नोटेशन उसकी कैसे करते हैं, यानी कोई भी एक मान लीजिए हम लोग एलिमेंट का नाम ले लिया x,
नीचे उसका लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर। यहां पे होता है मास नंबर, यहां पे होता है उसका एटॉमिक नंबर। ऐसे फॉर एग्जाम्पल C612 इस तरह लिखा है, यानी ये कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटोप। आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉन, ये 4 चीज होती है। बेसिकली आइसो एक सफिक्स है जो कि यूज होता है मतलब सेम वर्ड के लिए। आइसोटोप क्या होता है, इसको याद करने के लिए वैसे इसकी डिफिनेशन होती है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए, जहां अभी पहले डाल्टन ने बताया था ना कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सबका सेम शेप मास होता है, यहां पे देखिए गलत हो गया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर डिफरेंट होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबके सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, तभी तो मास नंबर डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन तो भैया फिक्स होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो एटम स्टेबल होता है, नहीं तो वो एटम स्टेबल नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग ने सबसे कॉमन एग्जाम्पल 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनको कहते हैं, इसमें प्रोटॉन तो सब पास एक होते हैं लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सॉरी। इसके बाद एक न्यूट्रॉन होता है, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होता है। अब बारी आती है आइसोटोन्स की। अब आइसोटोन से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी इसका जस्ट वाइस वर्सा, यानी उल्टा। अब इसका एग्जाम्पल होता है, देखिए 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। ये सब क्या है, ये सब आइसोबार्स हैं। यानी देखिए इनका सबका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास नंबर जो है वो सबका 40 है, यानी इसमें भी कुछ लोचा है। न्यूट्रॉन किसी के कम हो गए, किसी के हद से ज्यादा हो गए, किसी के भैया बराबर है जितना होने चाहिए, यानी सारा खेल हर जगह जो भी है बिगाड़ रहा है वो न्यूट्रॉन बिगाड़ रहा है। अब यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात नहीं होगी, यहां होगी डिफरेंट न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन इसके डिफरेंट होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको कह देंगे आइसोटोन्स। ऐसे इसका एग्जाम्पल है 7 नाइट्रोजन 14, 8 ऑक्सीजन 14। अब ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन ये होता है आइसोटोन्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉन तो नाम में ही काम है, आइसो इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सब में सेम होंगे। यानी कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी कि आप आइसोटोप का एग्जांपल ले लीजिए तो ये भी हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉन आपस में। अब इनको याद कैसे करें? आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन रखे होते हैं, यहां पे आ रहा है p, यानी यहां पे p आया तो प्रोटॉन अलग, n आया यही जगह तो न्यूट्रॉन अलग। अब आइसो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, और आइसो बार आप लोग जान लीजिए कि आइसोटोप का उल्टा, या एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग, या मास नंबर से एटॉमिक नंबर अलग। तो इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल पे। अब लोग अपना अपना मॉडल बनाते हैं, आप लोग भी ले जाते हैं स्कूल मॉडल बना के किसी चीज का वर्किंग मॉडल, तभी तो लोगों को पता चलता है हाँ ये दिखता कैसे है। अब ये अंदर की अंदरूनी बातें तो हो गई, अब उसके बाद अब इसके ऊपरी स्ट्रक्चर, यानी ये दिखता कैसे है, हमें एक एटम दिखेगा कैसे, इसके बारे में बहस छिड़ी। इसमें भी भैया जे थॉमसन अपने पीछे नहीं है, उन्होंने कहा मैं यहां भी पहले ही नंबर दिलाऊंगा, जे थॉमसन। इन्होंने बताया कि एक एटम जो होता है वो गोल सा होता है, जो कि पॉजिटिव होता है पूरा, यानी सर्कल जो होता है एक पॉजिटिव सर्कुलर प्लेट की तरह होता है, जिसपे बीच बीच में इतने इलेक्ट्रॉन छिड़के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये पूरे एटम को स्टेबल कर सके। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, मतलब जितने भी होंगे। तो इनका जो मॉडल था वो वाटरमेलन मॉडल कहा गया, यानी ये पूरा एक हाफ वाटरमेलन की तरह है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सीड की तरह रहते हैं, या फिर प्लम पुडिंग केक नाम इनका दिया गया मॉडल का। इनका मॉडल कुछ दिन चला, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो एक एटम स्टेबल कैसे रहेगा। बाकी ये कुछ भी और एटम के बारे में नहीं बता पाए, न ये बता पाए कि एटम के बारे में और कुछ बता पाते, सिर्फ इन्होंने बताया कि एटम में ऐसे होता है, एटम दिखता है ऐसे। इसलिए इनका मॉडल कुछ ही दिन बस चला, ज्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद एक नया बदलाव आया, तो फिर आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने देखने का नजरिया बदल दिया, यानी आप यूं कह सकते हैं हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, बहुत ही पतली। गोल्ड फॉइल इसलिए की कि गोल्ड एक मैलिएबल मटेरियल है, उसको जितना भी आप पीट पीट के पतला कर देंगे वो बहुत जल्दी से टूटता नहीं, यानी पतला होता 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 बिल्कुल एकदम पतला हो जाएगा, यानी कि उसको आप एक बाल के बराबर भी पतला कर सकते हैं। तो उन्होंने गोल्ड की जब फॉइल दी दिखाने के लिए, यानी ये गोल्ड के मान लीजिए एटम है, ये गोल्ड के एटम थे। जब इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, उसके बाद इधर से अल्फा पार्टिकल भेजे, अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रे भेजी, ये अल्फा का सिंबल होता है, अल्फा रे भेजी। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मोर देन 99% अनडिफ्लेक्टेड थी, यानी 99% से ज्यादा सीधे निकल जा रही थी बिना कुछ डिफ्लेक्शन शो करें, और वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी। बेसिकली 2 डिग्री
और 5 डिग्री, बस इससे ज़्यादा नहीं। और 20,000 में से एक 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। अब ये कंक्लूजन इन्होंने जो निकाला, तो फिर इससे हासिल क्या हुआ? इससे हासिल ये हुआ कि जो एटम होता है उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है, यानी जो 99% एरिया था वो खाली था, उससे रेस सीधी निकल जा रही थी। और एक फिक्स जगह ऐसी थी, यानी एटम के जो कि देखा गया कि बीचों बीच में वो जगह जहां पे बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि वहां पे पूरा मास इसका इकट्ठा। तो उस जगह को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। अब यहाँ पे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, और इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। उसके बाद इन्होंने ये बता दिया। अब उसके बाद ये बात आई कि अब उसके बाद ये इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस प्रोटॉन में। अब इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और पूरा वजन जो ज्यादातर एटम का होता है वो होता है न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन revolves around न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का और एक एटम का, वो लगभग होता है साइज ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है अप्रॉक्स, और साइज ऑफ न्यूक्लियस वो होता है 10⁻15 मीटर अप्रॉक्स। यानी ये जो होता है एटम जो होता है वो ये न्यूक्लियस के 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। यानी अगर ये साइज ऑफ एटम एक साइज ऑफ न्यूक्लियस, हम लोग एक मान लें लेदर बॉल है जो क्रिकेट की बॉल होती है, तो एटम का जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा एक बड़ा ग्राउंड जिसका डायमीटर 5 किलोमीटर हो। आप तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। और जो वॉल्यूम होता है इनका वो होता है 10⁻⁻15 टाइम्स ज्यादा। यानी अगर एक न्यूक्लियस जो है और एटम जो है, न्यूक्लियस का वजन अगर 1 ग्राम है तो एटम का वजन 10⁻15 ग्राम होगा। उसके बाद इनका मॉडल बहुत अच्छा लगा सबको, सब ने इनके मॉडल को बताया हाँ ये सही मॉडल हमारा है। इन्होंने कई नई बात बताई, लेकिन आगे चल के इनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि बहुत ही फेमस ड्रॉबैक्स हैं। इनका एप्लीकेशन और पोस्टुलेट ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, सबसे ज्यादा इनका पूछा जाता है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, क्या कमी आ गई थी इनके में। तो पहला था कि फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड पाथ में गोल 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 अगर घूमते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो थक जाएंगे। थकने का मतलब ये नहीं कि थक जाएंगे इंसान की तरह थक जाएंगे, उसका मतलब वो अपनी एनर्जी सारी लॉस कर देंगे, वो भर से गिर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और एटम कोलाइड कर जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब आज तक की पूरी दुनिया में एक भी एटम बचना ही नहीं चाहिए था, ये दुनिया फिर बची कैसे? तो यानी इनका मतलब पहला था इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए थे।
लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम जब बोर्ड्स मॉडल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, इमेजिन लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक थे इनके, जिसके वजह से इनका मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अब और डिस्कवरीज हुई तो नील बोर्स आए। नील बोर एटॉमिक मॉडल जो आज तक की, उसका भी ड्रॉबैक आ गया है, लेकिन अभी कुछ नया खोजा नहीं गया, लोग लगे हैं उसमें। तो नील बोर्स मॉडल अभी चल रहा है। तो नील बोर मॉडल हम लोग कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही बेसिक। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो में आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और अपने यार दोस्तों को और जान पहचान वालों को इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इसका सेकेंड, थर्ड और मे भी हो सकता है कि हमें फोर्थ पार्ट भी चलना पड़े, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये केमिस्ट्री की बेसिक फाउंडेशन है। यहीं से आपकी 11th क्लास की बेसिकली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। अभी इसमें आगे बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज और बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं उसको, थ्योरम मिलेंगे। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।